हेलो बच्चों, मैं ममता जैन व्याख्याता अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स क्लास 12 में आपका स्वागत करती हूँ। बच्चों, व्यष्टि अर्थशास्त्र के 12 लेसन अपन ने कंप्लीट कर लिए। आज अपना लेसन कौन सा स्टार्ट होगा? लेसन नंबर 13 और लेसन का नाम है बाजार संतुलन। तो अभी तक आपने 12 लेसन अच्छे से पढ़ लिए होंगे और याद कर लिए होंगे, तभी आपको अब 13 लेसन अच्छे से समझ में आएगा। बच्चों, 13 लेसन बहुत ईजी है। इसके अंदर हम जो कुछ भी पढ़ेंगे वो हमने पहले से पढ़ रखा है, बस उसी के अंदर हमको थोड़ा आगे सीखना है। तो जैसे कि हमारा लेसन का नाम है बाजार संतुलन। बच्चों, संतुलन किसे कहते हैं? संतुलन का मतलब होता है या साम्यावस्था या इसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम, अर्थात जहां पर परिवर्तन न हो। जब संतुलन आ गया मतलब आगे अब कोई चेंज नहीं हो रहा, दोनों तरफ इक्वल हो गया है ना। तो संतुलन का मतलब होता है आगे वह दशा जहां पर और अधिक परिवर्तन न आए, है ना। और अधिक परिवर्तन न आए इसका मतलब ये नहीं कि जड़ता आ जाए, जड़ता नहीं है, गतिशीलता तो रहती है पर गति में परिवर्तन न होना ही साम्यावस्था, संतुलन या साम्य कहलाता है। अब लेसन का नाम क्या है बच्चों? बाजार संतुलन। तो बाजार संतुलन, बाजार का अर्थ मैंने आपको बता दिया है, हमने बाजार के बारे में बहुत पढ़ चुके। बाजार वह दशा या वह स्थान या वह दशा जहाँ पर क्रेता और विक्रेता आपस में क्या करते हैं? सामान को बेचना और खरीदना करते हैं, जिसके लिए उनके अंदर कंपटीशन चलता रहता है। तो बाजार की बात हम पहले ही कर चुके। अब बाजार में संतुलन, तो बच्चों अर्थव्यवस्था के अंदर बाजार के अंदर दो लोग होते हैं, विक्रेता और क्रेता। और जब उस बाजार में संतुलन कब होगा? जब दोनों संतुष्ट हो जाए। तो बाजार के अंदर विक्रेता क्या करता है? अपना सामान बेचता है, अर्थात वस्तु की पूर्ति करता है, और क्रेता क्या करता है? उपभोक्ता है, वो सामान को खरीदता है, अर्थात वो मांग करता है। तो बाजार कब संतुलन के अंदर आएगा? जब क्रेता और विक्रेता दोनों, अर्थात विक्रेता की तो पूर्ति और क्रेता यानी उपभोक्ता की मांग दोनों इक्वल हो जाए। तो बाजार की वह दशा जिस वक्त बाजार मांग और बाजार पूर्ति दोनों बराबर हो जाए तो हम कहेंगे कि बाजार संतुलन की अवस्था में आया। बच्चों समझ है, बहुत ही आसान है। 1 बाय 1 आप देखिए कि बाजार की वह दशा जिस वक्त बाजार मांग और बाजार पूर्ति दोनों इक्वल हो जाए, इसे हम कहते हैं बाजार संतुलन। अब बाजार संतुलन पढ़ना है तो हमें मांग और पूर्ति को देखना होगा, जो कि हम पहले ही पढ़ चुके हैं, लेकिन एक बार फिर इसकी आवश्यकता है तो एक बार मैं फिर आपको एक्सप्लेन करूँ। बच्चों, यहाँ पर मैं आपको एक बात बताना चाहूंगी कि यदि एग्जाम के अंदर बाजार संतुलन आता है और यदि वो 1 नंबर का क्वेश्चन आता है तो आप उसको सिर्फ डिफाइन कीजिए कि बाजार की वह दशा जहाँ पर मांग और पूर्ति यानी बाजार मांग बराबर बाजार पूर्ति हो जाती है, उसे हम बाजार संतुलन कहते हैं। लेकिन यदि बड़ा क्वेश्चन आता है, निबंधात्मक क्वेश्चन आता है, उस वक्त आपको बाजार मांग बाजार पूर्ति उसको भी परिभाषित करना होगा, उसको ग्राफ और सारणी के द्वारा बताना होगा और फिर हमको बताना होगा कि उसमें संतुलन कैसा है। तो मैं अब आपको बारी बारी से बताऊंगी कि बाजार मांग क्या होती है, जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं, बाजार पूर्ति क्या होती है वो भी हम पढ़ चुके हैं। अब बाजार संतुलन के लिए बाजार मांग और पूर्ति कैसे बराबर होते हैं और वहीं पर कीमत का निर्धारण होता है। जहां पर बाजार के अंदर मांग और पूर्ति जिस स्थान पर जिस वक्त जिस कीमत के ऊपर बाजार मांग बराबर बाजार पूर्ति होता है, वही कीमत निर्धारित हो जाती है। तो सबसे पहले हम देखेंगे बच्चों बाजार मांग। तो मांग किसे कहते हैं बच्चों? मांग क्या है? किसी उपभोक्ता की आवश्यकता है ना, कि किसी निश्चित अवधि में विभिन्न कीमतों के ऊपर उपभोक्ता की जो मांग मात्रा होती है वही मांग होती है। और मैंने कहा था कि हर आवश्यकता मांग नहीं हो सकती बच्चों, उसके लिए आवश्यक है उसके पास मुद्रा हो, मुद्रा को खर्च करने की इच्छा हो, है ना, और मार्केट के अंदर वस्तु अवेलेबल हो, तब जाके उसकी आवश्यकता मांग बनती है। और ये सब हम पहले पढ़ चुके हैं। अभी मैं यही कहूंगी कि किसी निश्चित अवधि के अंदर या किसी स्थान विशेष के ऊपर विभिन्न कीमतों के ऊपर उपभोक्ता की जो मांग मात्रा होती है वही उसकी मांग कहलाती है। तो एक उपभोक्ता की मांग तो व्यक्तिगत मांग होगी, लेकिन बाजार में तो कई सारे उपभोक्ता होते हैं, तो हम सभी व्यक्तियों की मांग को जोड़ देते हैं तो वो हमारी बन जाती है बच्चों बाजार मांग। तो देखिए, मैंने यहाँ पर बताया एक सारणी बनाई है और इस सारणी को हम कहते हैं मांग अनुसूची। ये भी हम पहले पढ़ चुके हैं कि एक व्यक्ति की मांग को कीमत के साथ यदि हम एक सारणी में बताते हैं तो व्यक्तिगत मांग अनुसूची होती है। एक से अधिक व्यक्तियों की मांग को जब हम सारणी में बनाते हैं तो वो हमारी बाजार मांग अनुसूची बन जाती है। तो मैंने यहाँ पर पहले अनुसूची बनाई है। मैंने यहाँ पर कीमतें ले ली है 5, 10, 15, 20 और 25। कीमतें बढ़ रही है, उसके साथ मैंने देखा है कि 3 तरह के मैंने उपभोक्ता ले लिए, उपभोक्ता ए, बी और सी। ए की मांग कीमत बढ़ने के साथ साथ कम हो रही है, बी की भी मांग कीमत बढ़ने के साथ कम हो रही है और सी की मांग भी कीमत बढ़ने के साथ साथ कम हो रही है। क्योंकि हम पढ़ चुके हैं कि मांग और कीमत में विपरीत संबंध होता है। जब वस्तु की कीमतें बढ़ती है तो उसकी मांग कम होती है। तो फिर हम यहाँ पर देखेंगे भी सही कि ग्राफ कैसा आता है, जो कि हम पढ़ चुके हैं कि ढलान उल्टा ग्राफ आता है, नीचा गिरता हुआ ऋणात्मक ढाल वाला ग्राफ
बनता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये तो व्यक्तित्व मांग हो गई, प्रत्येक एक इंडिविजुअल कंज्यूमर की। अब इसके अगर हम टोटल करते हैं, योग करते हैं, तो ये कहलाती है हमारी बाजार मांग। तो इसको जोड़ दीजिए, 6 6 12 14 और 11 25, 5 5 10 और 2 12 और 10 25, 6 4 10 और ये 18 14 25 5 12, तो ये हो जाएगा 22 हो जाएगा। और इसको थोड़ा सा सही कर लेते हैं यहाँ पर। ये हो गया अपना बच्चों 22, और 5 और 3 7 और 7 14, 5 और 8 और ये हो गया 15, और 4 और 3 7 और 2 9 हो गया, 3 और 2 5 और 1 6 हो गया। तो ये हो गई आपके बच्चों बाजार मांग। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि कुल मांग या बाजार मांग क्या होती है। तो देखो बच्चों 6 और 6 12 और 2 14 और 11, 14 और 11 हो गए आपके 25, 5 और 12 और 10 हो गए 22, 6 और 4 10 और 8 18, 5 और 3 8 और 7 15, 4 और 3 7 और 2 9 और 3 2 5 और 6। तो हमने ये देखा कि कीमत बढ़ रही है तो हमारी बाजार मांग धीरे धीरे कम हो रही है। आया बात समझ में। अब हम इसको जो हमने बाजार मांग बनाई है उसको अपन ग्राफ की तरह बता देते हैं। ये 0, यहाँ पर x अक्ष ले लो, यहाँ y अक्ष ले लो, यहाँ पर कीमत ले लो, यहाँ मांग मात्रा ले लो। तो कीमत अपनी बढ़ रही है 5 10 15 20 और 25, 5 10 15 20 और 25, और इसके ऊपर अपनी जो बाजार मांग क्या हो रही है 25 22। जब कीमत 5 थी तो लगभग इसको भी यहाँ पर आप ले लीजिए, डिफरेंस कर लेते हैं अपन, 5 5 का ही डिफरेंस ले लेते हैं, 5 10 15 20 और 25। तो जब कीमत 5 है तो कुल मांग कितनी है 25। जब कीमत 10 हो रही है तो लगभग 22 तक आ रहे हैं अपन, और जब कीमत 15 हो रही है तो अपन आ रहे हैं 18 पे। ठीक है, यहाँ तक आ जाएगा अपना 18। और जब कीमत 20 हो रही है तो अपन आ रहे हैं 15 पे, तो कीमत 20 पे आ जाएगा 15। मतलब अप्रोक्स अपना जो ग्राफ है वो इस तरह उल्टा गिरता हुआ ऋणात्मक ढाल वाला आ जाएगा कि जैसे जैसे अपन उसकी कीमत को बढ़ा रहे हैं तो बाजार मांग कम हो रही है। तो ये हमारा डी मांग वक्र आ गया। अब हम बच्चों बाजार पूर्ति देख लेते हैं। तो पहले मैं आपको बता दूं कि पूर्ति किसे कहते हैं बच्चों। पूर्ति का अर्थ होता है किसी विशेष समय पर, या पूर्ति क्या स्टॉक नहीं है इसलिए हम कहेंगे विशेष समय अवधि के अंदर विभिन्न कीमतों के ऊपर विक्रेता जो माल बेचने के लिए तत्पर रहता है वही पूर्ति कहलाती है। अब यदि हम एक विक्रेता की बात करें तो व्यक्तिगत पूर्ति हो जाएगा, लेकिन हम एक से अधिक मार्केट में तो क्या बहुत सारे विक्रेता हैं, तो सभी की पूर्तियों का योग कर दे तो वो हमारी बन जाती है बाजार पूर्ति। तो मैंने एक काल्पनिक यहाँ पर भी एक एग्जाम्पल लिया है, और ये हो गई हमारी बाजार पूर्ति अनुसूची। तो देखो कि यहाँ पर भी कीमत बढ़ रही है, तो ये उपभोक्ता की पूर्ति भी ए विक्रेता की पूर्ति भी बढ़ रही है, फिर बी विक्रेता की पूर्ति को भी देखा बढ़ रही है, और सी की भी पूर्ति बढ़ रही है। अब हम तीनों को योग कर लेते हैं, 1 और 1 2, 5 5 और 3 8 9, 5 और 6 5 और 3 8, तो 15, 18 और 4 22 और 1 23, 13 और 10 23 और 7 30 और 31। तो अपन ने देखा कि जैसे जैसे कीमत बढ़ रही है तो बाजार पूर्ति भी बच्चों बढ़ रही है। तो अपन अब क्या करेंगे, यहाँ पर अपन बाजार पूर्ति का भी ग्राफ बना देते हैं। यहाँ हमने 0 ले लिया, ये x और y, कीमत को फिर से बढ़ा दीजिए। तो देखिए कि जब कीमत 5 थी तो मांग पूर्ति क्या थी 2 थी, फिर जब कीमत बढ़ गई तो पूर्ति भी बढ़ती गई। तो जो हम देखते हैं कि पूर्ति का जो ग्राफ होता है वो ऊपर उठता हुआ आता है। तो अभी तो हमने देखा कि बाजार मांग क्या है, बाजार पूर्ति क्या, और उनके ग्राफ कैसे। अब हम दोनों चीज को एक साथ देखेंगे, है कि एक बाजार के अंदर उन्हीं कीमतों के ऊपर मांग और पूर्ति क्या होती है, तभी तो हम लोग साम्यावस्था को समझ पाएंगे कि निश्चित कीमतों के ऊपर जो विभिन्न कीमतें दे रखी है उस वक्त बाजार मांग और पूर्ति क्या है। तो आप यहाँ पर अपने वही कीमत ले ली और मांग को देख लीजिए, जब 5 रुपये आते तो 25 22 18 15 9 और 6, और पूर्ति को यहाँ से ले लीजिए 2 5 9 15 23 और 31। तो अब इसको अपने वापस दोनों को एक ही ग्राफ के ऊपर बताते हैं, 0 x y, यहाँ पर आप कीमत ले लीजिए और यहाँ पर मांग और पूर्ति ले लेते हैं। तो देखो जैसे जैसे कीमत बढ़ रही है तो अपना मांग वक्र कैसा आया था इस तरह से, और पूर्ति वक्र कैसा आया था इस तरह से। अब ये देखो अपन दोनों ग्राफ के अंदर कि किस कीमत के ऊपर मांग और पूर्ति इक्वल है। तो आप देखिए कि जब 20 रुपया कीमत है तो अपनी मांग 15 रुपये है, 15 इकाई है, और यहाँ पर 20 रुपये कीमत पर पूर्ति भी 15 इकाई है। अर्थात जब कीमत 5 10 और ये आ जाएगा आपका
15 और 20 रुपया। 20 रुपये के ऊपर अपनी मांग और पूर्ति दोनों इक्वल है 15 इकाई। अर्थात जिस वक्त बाजार में जिस कीमत के ऊपर मांग और पूर्ति दोनों इक्वल हो जाती है, वहीं पर कीमत का निर्धारण हो जाता है और वहीं पर बाजार संतुलन की दशा में आ जाता है। आया बच्चों समझ में? हमने बहुत अच्छे से देखा कि बाजार संतुलन को दो तरह से अपने तीन सारणियां बना दी और 3 ग्राफ बना दिए। पहले अपने क्या किया, बाजार मांग को देखा। बाजार मांग के लिए अपने पहले मांग किसे कहते, फिर व्यक्तिगत मांग और उनको योग हो गया बाजार मांग। तो अपने देखा कि कीमत बढ़ने के साथ साथ बाजार मांग कम हो रही है, जिसको अपने ग्राफ की तरह बता दिया। अब अपने क्या करा, बाजार पूर्ति का वक्र बनाया। तो बाजार पूर्ति में देखा कि कीमत बढ़ने के साथ साथ पूर्ति भी बढ़ रही है। अब दोनों के ग्राफ बना दिए। तो मांग वक्र ऋणात्मक ढाल का आता है, जबकि पूर्ति वक्र ऐसे धनात्मक ढाल का आता है। फिर अपने देखा कि उन्हीं कीमतों के ऊपर बाजार के अंदर तो क्या मांग भी हो रही है और पूर्ति भी हो रही है। उपभोक्ता वस्तु का मांग कर रहे हैं और विक्रेता वस्तु की पूर्ति कर रहे हैं। तो अपने देखा कि विभिन्न कीमतों के ऊपर एक साथ हमने मांग और पूर्ति को देखा। तो हमने देखा कि जब 15-20 रुपए जब कीमत है तो मांग और पूर्ति दोनों क्या हो गई, इक्वल हो गई। जब कीमत कितनी है 20 रुपया, तो मांग भी 15 है और पूर्ति भी 15 इकाई है। तो बच्चों यही बाजार संतुलन की दशा होगी, क्योंकि इस 20 रुपया कीमत के ऊपर ही मांग और पूर्ति दोनों बराबर है। तो आया बाजार संतुलन, क्योंकि बाजार की ये दशा आ गई जहां पर मांग और पूर्ति दोनों इक्वल हो गए। तो ये हमारा इक्विलिब्रियम आ गया, संतुलन या साम्य की अवस्था आ गई। तो आगे अच्छे से समझ में, बाजार संतुलन किसे कहते हैं, जहां पर मांग और पूर्ति दोनों इक्वल हो। तो आज तो अपन ने समझ लिया बाजार संतुलन। अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे अधिमांग, न्यून मांग, और दोनों को एक साथ भी देखेंगे। तो अधिमांग का मतलब होता है जब पूर्ति की अपेक्षा मांग बढ़ जाए, और न्यून मांग का मतलब होता है जब मांग कम हो जाए और पूर्ति बढ़ जाए, और अधिपूर्ति का मतलब होता है जब पूर्ति बढ़ जाए और मांग कम हो जाए। तो ये सारी चीजें और इनका सारा ग्राफ और सारणी हम बच्चों नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो ये वीडियो मुझे लगता है आपको अच्छे समझ में आ गई, क्योंकि इसमें कोई भी नई बात नहीं है। मांग पूर्ति हमको पिछले लेसनों से वापस लेना है, बस इसको एक अच्छे से इसको बता देना है कि बाजार के अंदर ये दोनों इक्वल कब होते हैं। तो वीडियो को अच्छे से देखिए बच्चों, नहीं समझ में आता है स्क्रीनशॉट लीजिए, जूम कीजिए, है ना, या वीडियो को एक से अधिक बार देख लीजिए। और वीडियो के बाद जो मैंने इसकी फोटो अपलोड की है बच्चों, उससे अपने नोट्स बना दीजिए, ताकि आपके नोट्स आपके पास रहेंगे तो चीज़ें अच्छे से याद हो जाएगी। तो 13 लेसन का जो सेकेंड वीडियो के अंदर अपन फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू।